अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 41 स्टार्ट किया है जी हमने अभी अभी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की। ज़रा दोबारा मुझे बता दें कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है। ऊंचा हाथ खड़ा करें ज़रा। ओके, हाथ नीचे कर लें। कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ? ज़रा वो हाथ खड़े रखें जब तक मैं उनसे पूछ ना लूँ क्यों नहीं किया हुआ। होमवर्क नहीं किया हुआ। अब ये बाकी जिन बच्चों ने हाथ नहीं खड़े किए, मैं क्लास से बाहर भेजने लगा हूँ उनको। मेरा सवाल, कितने बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है? ओके, हाथ नीचे। कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया हुआ? ये हाथ ऊपर रहेंगे, हाथ ऊपर रहेंगे। क्यों नहीं किया हुआ? लेक्चर ही लिए आपने बेटा, माशाल्लाह। हाँ जी, लेक्चर लिए, होमवर्क नहीं किया, माशाल्लाह जी। आपको क्या डेथ पड़ी थी? आप तो क्लास भी फिजिकल में लेते रहे हो आके। कहाँ बाहर गए हुए थे? इस्लामाबाद। हाँ भाई, पता ही नहीं था। लेक्चर लिए तो उनमें मैंने बोला था, हैंडआउट्स भी भेजे थे, ग्रुप में भेजे थे। यार ऐसे ना करो, देखो मेरे से लिखवा लो किसी सादा सफ़े के ऊपर, मैं साइन करके ऊपर लिख के दे देता हूँ। ऐसे पास नहीं होगा, सिंपल। लेक्चर 39 नहीं लिया, वो हाथ खड़ा करें। 39 भी नहीं लिया। 39 आपने 39 लिया बेटा? 39 भी नहीं लिया। इधर और लेक्चर वाला कौन सा? लेक्चर 40 नहीं लिया। ये ज़्यादा है बेटा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? फिर वो मजबूरन छुट्टी की गई थी और यूट्यूब पे चढ़ाया गया था। मैं फिर आज ना पढ़ाऊँ? पढ़ा तो नहीं सकूँगा मैं। फिर पढ़ा तो मैं दूंगा भाई, मैं तो अपना काम पूरा कर दूंगा। मसला तो आ रहा है वहाँ पे कि आप लोगों ने नीयत नहीं की अभी तक पास होने की, ठीक है? तो यकीन करें ऐसे नहीं पास होगा। कल मैंने एक सवाल करवाया था 25। अब आज मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये 26 मैंने होमवर्क में दिया था, ये मैं सॉल्व करता हूँ आपके साथ। 27 होमवर्क में था। खामोश रहें आप, सुबह सुबह बीपी हाई कर दिया आपने। इसका सलूशन मैंने हैंडआउट में डाला हुआ है, ये आपको देता हूँ। और उसके बाद मैं आपके साथ जितने सवाल थे, ये तो पुराना हैंडआउट है ना, नए वाला हैंडआउट जो है वही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 41 का। वो जितने सवाल मैंने आपको दिए हुए थे होमवर्क में, वो सारे के सारे मैं डिस्कस कर लेता हूँ अगर कोई मसला है तो। लेकिन ये टॉपिक या तो तैयार हो जाएगा आपका यहाँ पर, और या नहीं तैयार होगा। ये दो ही काम हो सकते हैं अगर आपने ये 2 दिन नहीं लगाए, जो पिछले नहीं लगाए तो अभी भी ना लगाए तो। उनके अंदर क्या करना है आपने, ये जनाब क्वेश्चन नंबर, ये इलस्ट्रेशन थी छोटी छोटी, ये 2 इलस्ट्रेशंस थी जिनमें से 1 मैंने करवाई थी, उसके आगे 2 से ऑनवर्ड्स होमवर्क में थी। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस हैंडआउट में थी। और उसके बाद 15 से ऑनवर्ड्स ये इस हैंडआउट के अंदर थी। चलें, ये मैं पास पेपर का सवाल होमवर्क में जो दिया था ये करवा देता हूँ। बाकी मैंने आपको जो आज मैंने आप लोगों के लिए ये लेक्चर 40 का हैंडआउट आज दिया है असगर को कॉपी करने के लिए, क्योंकि बच्चे तो 2-3 ही थे, वो भी 40 का हैंडआउट साइड पे रख दीजिएगा। ये तो सेम है उसमें, ठीक है, क्लास वर्क और होमवर्क, ठीक है। यहाँ से जो सोल्यूशन है इसके अंदर एक तो एडिड हैं क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड्स गालिबन। तो जो 2 से लेकर 24 तक थे ये सारे मैंने यहाँ डाल दिए। दूसरा, इस हैंडआउट के अंदर जो सोल्यूशंस थे, सोल्यूशंस तो बिल्कुल सही थे, लेकिन ये मैंने 2 से लेकर 24 तक सारे सोल्यूशंस एक तरतीब पे कर दिए। और वो तरतीब ये है कि आपने जो रेलेवेंट कॉस्ट लिखी भी है आपने उसके बारे में भी एक लाइन डाल दी, और जो छोड़ी भी है उसके बारे में भी एक लाइन डाल दी। क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा था ICAP तो दोनों तरह से पूछ लेता है। कभी वो ये कहता है कि जो छोड़े हैं उनके बारे में बताओ, और वो तो वैसे ही बताना होता है कि जो हम ना लें वो क्यों नहीं लिया। लेकिन कभी कभी वो यूं भी पूछ लेता है कि जो आए हैं वो क्यों आए हैं, जो छोड़े हैं वो क्यों छोड़े हैं। तो वो दोनों बातें लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये थोड़ी सी नॉलेज हो।
तो हर सवाल को फिर मैंने इसी तरह से कर दिया। तो यानी जो क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स मैंने किए हुए थे सवाल, सिर्फ कैलकुलेशन की थी और जो छोड़े थे उनका लिखा था उसको भी बदल दिया। इसलिए आपने अब हैंड आउट ये वाला यूज़ करना है। लेक्चर 40 का हैंड आउट ये आप लोगों ऑनलाइन वालों को रात को व्हाट्सएप हो गया था, आप लोगों को भी ग्रुप्स के अंदर ये वाला हैंड आउट व्हाट्सएप भी हो गया था। ये मैं आप लोगों को प्रिंट भी दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मुझे दुख बढ़ा दिया है। मैं सारा संडे मैंने लगा दिया सिर्फ इसलिए कि आप लोग जो है वो आप लोगों के लिए ज़रा आसानी कर दूं। आप होमवर्क करके आएंगे, करके आए हैं ये होमवर्क। हाँ बेटा, ख्याल ही नहीं रहा आपको, आपको ख्याल होता भी नहीं है। माँ बाप का ख्याल आपको अगर होता ना थोड़ा सा तो आप कर आते होमवर्क। वो जो कुर्बानी से आपको यहाँ पर सारा कुछ ये सारा कर रहे हैं। चलें जी, ठीक है। क्वेश्चन 25 मैंने क्लास में करवा दिया था जी। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20, बेटा मैंने जो करवाना है वो मैं करवा दूंगा, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। असल में ना क्वेश्चन 27 का होमवर्क मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये सोल्यूशन डाल दिया यहाँ पे। फरमाइशी किसकी तो यहाँ से डिस्कस कर दूंगा ना। अब वो दूसरा नहीं डाला हुआ उसमें, तो अब हैंड आउट नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो एक करा देता हूँ, एक का सोल्यूशन मेरे जहन में ये था कि वो करवा दूंगा, ये सोल्यूशन है, ये भी डिस्कस सारा कर दूंगा। क्योंकि आप लोग आपने लेक्चर्स लिए हैं, होमवर्क भी किया हुआ है। हाँ, फिजिक्स होमवर्क भी किया हुआ है। आप जो कहोगे मैं जान भी दूंगा आपके लिए, आप जो कहोगे। जी बेटा जी, ये हैंडआउट मिलेगा आपको, मैंने कॉपी करवाने के लिए दे दिया। यही मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे के पास जो फिजिकली आए थे उनके पास लेक्चर 40 का जो पुराना हैंडआउट है उसको छोड़ दें। ऑनलाइन वालों का 40 जो हैंडआउट है वो मैंने रिप्लेस करके ये वाला अपलोड करवा दिया है जो आज आपको मिल रहा है। और आप लोगों को ग्रुप्स के अंदर भी ये लेक्चर 40 का हैंडआउट भिजवाया हुआ है व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। वो इसलिए कि ये सारे सॉल्यूशंस कौन से भला, ये जो क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 तक, इनके अंदर मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग, लेबर की रेलेवेंट कॉस्टिंग, ओवरहेड्स की और फिक्स एसेट की, यही 4 तरह की हमने पढ़ी थी। इन चारों के सवाल मौजूद हैं। तो ये चारों के सवाल जो हैं ये करने का एक तरीका हमने एक ही तरीका रखना है। तो अब यही सवाल इन्हीं में से ही बनते हैं। आज सवाल देखेंगे भी सही इंशाल्लाह, सारे के सारे एक दफ़ा देख लेते हैं। मैं आज का दिन दे देता हूँ, ठीक है। वैसे आपस की बात बताऊँ, किसी को बताना नहीं है। देखो ये आज का लेक्चर का हैंडआउट है। सॉल्व क्वेश्चन 26, डिस्कस प्रॉब्लम इन 1 to 2 फ्रॉम लेक्चर 38 and 39 हैंडआउट्स। आगे कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि मुझे भी पता था मेरे बच्चे हैं जो आ रहे हैं बग़ैर पढ़े आएंगे, ठीक है ना। अब लेकिन कल से ये माफ़ी नहीं होगी, ये मेरी तरफ से आखिरी चांस है। मैं आज इस जहन से आया था कि चलो एक दिन थोड़ा पढ़ना तो हमने है, जो पढ़ा है उसको रीइंफोर्स कर देता हूँ मैं, ये मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नया नहीं करवाता, जो दिया हुआ था क्वेश्चन वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। स्प्रिंग 2 का सवाल है, 18 नंबर का था गालिबन, हाँ ठीक है जी। और स्प्रिंग 8 का सवाल है। इसी तरह से कल आपको फिर मज़ीद 2 पास पेपर के सवाल तोहफ़तन हदियतन दूंगा इनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद, ठीक है। तो अब प्रैक्टिस ही है, मैं पढ़ा चुका आपको, मैंने जो आपको पढ़ाना था वो ये है। तो ज़रा दोबारा से क्विकली से रिवाइज़ करके फटाफट रिवाइज़ करके आते हैं जी। 3 तरह के सवालों में से हम देख भी चुके, हमने ये रिकमेंडेशन वाला सवाल किया है और हम अभी करने लगे हैं मिनिमम बिड प्राइस वाला। ये मिनिमम बिड प्राइस वाला ये अभी नहीं आया, ये शायद होमवर्क के अंदर होगा, शायद होमवर्क के अंदर ये वाला होगा। तो 3 तरह के सवाल ही आते हैं। या वो कहता है बताओ डिसीजन लेकर ये एक्सेप्ट करें या ना करें ऑर्डर, तो उसके लिए हम वो 1 ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेलेवेंट रेवेन्यूज़ में से रेलेवेंट कॉस्ट को माइनस करते हैं। अगर नेट में आंसर प्लस है तो ओके, नहीं तो छोड़ देते हैं। और अगर वो कहे बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या सेल प्राइस बताओ, तो हम रेलेवेंट कॉस्ट को पकड़ते हैं, रेवेन्यू हटा दिया, यही उठाकर इधर ले आए थे। रेलेवेंट कॉस्ट को पकड़ते हैं और अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट ऐड करते हैं, ये हमारी बिड प्राइस। और अगर वो कहे मिनिमम बिड प्राइस बताओ, मैंने कहा था ये वो प्राइस है जिसके ऊपर हम लाजमी पकड़ना चाहेंगे कस्टमर को, कहीं निकल ना जाए, फ्यूचर में फ़ायदा उठाना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट जो है उसको ऐड करके लिखते हैं कि ये हमारी लोएस्ट बिड प्राइस या मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि रेलेवेंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें ये 3 खसूसियात पाई जाए। ये इस तरह से रिवाइज़ किया करो क्विकली, ये आपके नोट्स बनवाए हैं, आपको रजिस्टर पे लिखवाया है, ये 2 सफ़ों के ऊपर 3 सफ़ों के ऊपर सारा रेलेवेंट कॉस्टिंग आपका पढ़ा तो है। रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर ये 3 शर्तें हो, फ्यूचर की पेमेंट हो, कैश में हो और ड्यू टू डिसीजन हो। फिर टाइप्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट,
ये अब तो पक्की हो रही हैं, अब तो काफ़ी हद तक नज़र भी आया, इंक्रीमेंटल हो, अवॉइडेबल हो, रेवेन्यू के केस में बन जाता है। डिफरेंशियल यानी चेंज हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, ये रेलेवेंट होती हैं। और संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, ये तो अभी तक आई भी नहीं है वैसे किसी सवाल में, आने लग जाएंगी, पास से पर आ गए हैं। और अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये क्या हैं? ये इररेलेवेंट कॉस्ट होती हैं। उसके बाद फिर हमने बात शुरू कर दी थी कि रेलेवेंट कॉस्टिंग जो है उसकी कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो हमने कहा था ओवरहेड्स में वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होते हैं, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल होते हैं। ये रेलेवेंट क्यों होते हैं? वैसे ये तो लिखा ही नहीं था, ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट। क्यों? बिकॉज दे आर इंक्रीमेंटल। बिकॉज ना लिखो, ना लिखो, अब दोबारा से रजिस्टर खोलने लग गो, मतलब अभी सवालों में लिख लेना ना। बिकॉज दीज आर इंक्रीमेंटल। क्या मतलब? ये इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? डिसीजन के लेने की वजह से ये बदलेंगे, डिसीजन लेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये तो होना ही है, नहीं बनाएंगे तो नहीं होंगे। तो इंक्रीमेंटल है इसलिए वेरिएबल, ये तो हमेशा वेरिएबल होते हैं। फिक्स कॉस्ट के बारे में, फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में क्या कहा था? एग्जिस्टिंग हो, जिन्हें हम एब्जॉर्ब्ड, जिन्हें हम अपोर्शनड, जिन्हें हम जनरल कहते हैं, तो ये हमेशा इररेलेवेंट। और अगर एडिशनल हो, जिन्हें हम इंक्रीमेंटल या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल स्पेसिफिक कह सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट। फिर हमने अगला उसूल पढ़ा, नॉन करंट एसेट्स अगर यूज़ करने पड़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्जिस्टिंग को यूज़ करते हो तो ओरिजिनल कॉस्ट डेप्शन बुक वैल्यू को इग्नोर करो। और अगर वो आपको कहे कि ये जो मेरा एग्जिस्टिंग एसेट है अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करूं तो फिर किराए पे नहीं जाएगा, तो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मैंने लूज़ कर दी। या वो दूसरी चीज़ सवाल में दे सकता है कि एक तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ हो जाएगी, दूसरा इसको किराए पे ही रखें और नया खरीदें तो इतने का है। तो कॉस्ट के केस में लोअर को रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे। सवाल भी था होमवर्क के अंदर, जिन्होंने होमवर्क किया, कितनों ने होमवर्क किया हुआ है? 24 सवाल के में ये सवाल था, आई थिंक सेकंड लास्ट, बल्कि दोनों आखिरी सवाल यही थे। अभी देख लेते हैं। फिर हमने कहा नहीं जी, एग्जिस्टिंग यूज़ नहीं हो सकता, इस प्रोजेक्ट के लिए नया एसेट लेना पड़ेगा। अगर नया एसेट लेना है तो लाइफ दे दे, तो स्ट्रेट लाइन पर उसकी डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, रेलेवेंट कॉस्ट है। और अगर लाइफ ना दे, मार्केट वैल्यूज़ दे दे, जिस दिन लेना है इतने की थी, इतने का एसेट था, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करके फारिग करेंगे तो इतनी वैल्यू है, तो जो फॉल इन मार्केट वैल्यू है वो रेलेवेंट होगी। और अगर हम किराए पे लेने जाएं, भाई आपने लेक्चर्स लिए थे, हम तो लेक्चर्स में भी आपको याद कर रहे थे, आपकी गैर मौजूदगी में भी। तो जो शादी के ऊपर आपने जनरेटर लिया था वो किराए पे अगर लिया है तो उसकी हायरिंग कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट। फिर हम आगे बढ़े थे और हम पहुंचे थे मटेरियल पे। हमने कहा था या मटेरियल प्रोड्यूस करेगी ऑर्गेनाइजेशन खुद, या बाहर से खरीदेगी, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। अगर प्रोड्यूस करे तो रेलेवेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अगर परचेज करे तो फिर अगली लड़ाई। पहली बात, परचेज करे, परचेज बाहर से करते हैं लेकिन स्टॉक में ही नहीं है, तो ठीक है जाओ खरीद लो। परचेज प्राइस क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट है तो सही अवेलेबल स्टॉक में, लेकिन रेगुलरली यूज होता है, ठीक है, रेगुलर प्रोडक्शन को मत छेड़ो। ये तकरीबन हर सवाल में आता है। ये देखो हर सवाल में आपको एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी मिलेगी जो गड़बड़ है, और 12-14 नंबर का सवाल होगा, बाकी सारे नंबर वही हैं जो रूटीन वाले होते हैं। रेगुलर प्रोडक्शन में है, रेगुलर यूज में है, तो चाहे पड़ा भी है उसको मत छेड़ो, जाओ बाजार से नया खरीद के लाओ। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? परचेज प्राइस। मटीरियल स्टॉक में तो पड़ा है लेकिन रेगुलरली यूज़ नहीं होता, अब यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर तो फारिग है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ कबाड़िए को बेचा जा सकता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करेंगे तो कबाड़िए को नहीं बेचेंगे, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगोन, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ क्या है? नेट स्क्रैप वैल्यू। अच्छा ये वाला मैं छोड़ गया, ना किसी काम का है न स्क्रैप के तौर पे बिकता है, तो वेला पड़ा है तो उठा के कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर लो, रेलेवेंट कॉस्ट कुछ नहीं होगी। यहाँ पे क्या है? खतरनाक नेचर का पड़ा है, कोई पैसे नहीं मिलने, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि अगर डिस्पोज भी करना पड़े तो खर्चा पड़ता है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करेंगे तो डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा, पैसे बच जाएंगे। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट। ये उल्टा क्या है? इनकम। अवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, और पड़ा है वेला, रेगुलरली यूज़ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ कर ले, तो उन्होंने कहा अच्छा अगर कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करोगे तो ये देख लो, ये बिक भी सकता है स्क्रैप के तौर पे, और ये थोड़ी मॉडिफिकेशन के बाद हमारे फलां मटेरियल की जगह यूज़ भी हो सकता है। हमने कहा अब तो फिर दो आ गए, दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक अपॉर्चुनिटी स्क्रैप के तौर पे बेचो, दूसरी अपॉर्चुनिटी मॉडिफाई करके इसको दूसरे मटेरियल की जगह बेचो, अगर यूज़ करो।
अगर तो मॉडिफाई करके दूसरे मटेरियल की जगह पे यूज करते हैं तो वो फिर बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा। तो बेनिफिट दो हो गए, पहला करंट को स्क्रैप करो, दूसरा करंट को मॉडिफाई करके दूसरे की जगह यूज करो तो वहां से हो जाएगी सेविंग, खरीदेंगे नहीं बाहर से, जाग के बैठो, ठीक है। तो इनमें से जो हायर होगा वो हमारी हायर बेनिफिट फॉरगॉन जो होगा वो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट। फिर हम आए आखिर में लेबर पे। लेबर की अगर फिक्स मंथली सैलरी है, एनुअल सैलरी है, तो वो एग्जिस्टिंग हमेशा रेलेवेंट और इंक्रीमेंटल ये वही फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट जैसा ही है, फिक्स कॉस्ट ही होती है बेसिकली। शुरू में बेसिक्स में बताया था कि मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी ये क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का तो वही रूल है, एग्जिस्टिंग है तो इग्नोर, इररेलेवेंट, और अगर एडिशनल है तो रेलेवेंट। पीस वर्क या पीस रेट सिस्टम जो होता है इसके अंदर पर यूनिट हमने मुका किया होता है भाई, हर यूनिट। अब एक जैकेट बनाओगे, हमने अपने लेबर को कहा हुआ है, नींद आई हुई है तुम्हें, एक जैकेट बनाओगे आपको 100 रुपये देंगे, दो बनाएगा तो 200, 3 बनाएगा तो 300। यानी कि यहाँ पर जो वेजेस पर यूनिट लेनी है ना, वेजेस पर यूनिट वही हैं जो सवाल के अंदर गिवन होगी, बस यहाँ पे जो ऑर्डर होगा उसके यूनिट्स डाल देने हैं, इतनी सी बात होती है। मसला यहाँ पे आता है, और आपने देखा एक दो सवाल जो किए और मजीद आगे जो करेंगे, ज़्यादा मसला यहाँ पर ही होता है, या ज़्यादा लड़ाई यहाँ पर ही छिड़ी होती है हमारी गराई कैप की। टाइम रेट सिस्टम है, ऑर्ली पेज देते हैं और उनके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम लगे रहो काम में, बाजार से जाके नहीं खरीद लेंगे। सवाल बताएगा अगर बाजार से नहीं खरीदते हैं तो फिर मतलब खरीदते हैं, हायर करते हैं, बाजार से नहीं हायर कर लें लेबर तो रेलेवेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ हायरिंग। हमने उनसे कहा, हम बाहर जा रहे थे हायर करने, उन्होंने कहा हाँ भाई किधर जा रहे हैं सेठ साहब, किधर जा रहे हैं सेठ साहब ने कहा मैं बाहर से मजदूर लेने जा रहा हूँ, ठीक है। सेठ साहब कोट भी पहन के आए हैं, मैं भी निकालता हूँ अपने कोट पे, सर सर्दी आ जाए ज़रा, अभी तो गर्मी लग रही है जी, एसी चला दो यार एक 23 पे, लेकिन इसको ना ऊपर रखना, बच्चों को ना लगे हवा। अच्छा ज़माने की हम जा रहे थे, हम दोनों जा रहे थे बाहर, तो लेबर ने पूछा, हमारी लेबर जो लगी हुई थी काम, किधर, हमने कहा वो काम ऑर्डर आया तो काम करवाना है। तो कोई बात नहीं, हम हैं ना, 4 बजे के बाद भी हम फारिग होते हैं, 4 बजे तक ये काम कर रहे थे, रोज़ घर चले जाते हैं। मजदूर जो 2-4 खड़े हुए थे कहने लगे तो हमारे तो बैग में भी मैके गई हुई हैं, टेंशन ही कोई नहीं है, वेले ही होते हैं हम। तो हम ये 1 हफ्ते का जो प्रोजेक्ट है, इस 1 हफ्ते में हम वैसे भी छुट्टियों पे ही हैं, तो सुकून है ज़िंदगी में। तो आपके लिए दो घंटे हम पूरा हफ्ता लगा लेंगे तो आपको ऑर्डर पूरा कर देते हैं। तो ओवर टाइम उन्होंने कहा हम कर लेंगे, हमने कहा ठीक है, अब अगर ओवर टाइम लेंगे तो उसके लिए वो नॉर्मल पे से कुछ ऊपर लेते हैं, तो जो ओवर टाइम पेमेंट है वही हमारी रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा हम जा रहे थे, उन्होंने कहा भाईजान किधर, हमने कहा यार मजदूर ज़रूरत है, उन्होंने कहा बाहर कोई मजदूर नहीं मिलेगा। हमने कहा अच्छा फिर तुम काम कर लो, हम तो ऑलरेडी ओवर टाइम कर रहे हैं। अच्छा फिर ये काम छोड़ दो और ये काम कर लो, ए नॉट वर्क ओवर टाइम सो ट्रांसफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग टास्क। ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है आईकैप का, बहुत ज़्यादा आता है ये। इसमें हम क्या लेते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, ट्रांसफ़र कॉस्ट क्या होती है जी, इसको डाइवर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। डाइवर्ट करो, ट्रांसफ़र करो, डाइवर्ट करो इस काम से उस काम में। अब जब इस काम से ये बना रहे थे, ये हमने कहा बंद करो तो बनाना, ये बनाओ। अगर ये बंद कर देंगे बनाना तो इसका कंट्रीब्यूशन लॉस, और ऐसा भी हो सकता है ये बंद करें लेकिन हफ्ते बाद फिर शुरू कर दें तो कोई पेनल्टी भी हो सकती है, लेट, ये वाला लेट ऑर्डर किसी का होगा ना पुराना, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। चलो सब टेस्ट में आएगी तो फिर देखेंगे। फिलहाल वापस क्या कह रहा था मैं, हाँ तो हमने ये कहा बनाना रोक दो और ये बनाओ, अब ऑर्डर नया आया है तो ये जो बनाना रुक गया इसका कंट्रीब्यूशन लूज़ हो गया, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस उन्होंने अपनी तनख्वाह तो वह वो मंथली या वो ऑर्ली लेनी है, ठीक है, तो वो ऑर्ली तनख्वाह प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन ऑफ एक्सिस्टिंग टास्क। और अगर उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है और हमने फुल वेज रेट कमिट किया हुआ उस वेले वक्त का भी कि छोड़ के ना जाएं, पूरे पैसे दे रहे हैं, वेले बैठने के पूरे पैसे दे रहे हैं, तो भाई वो अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो पैसे तो पहले ही दे रहे थे, अगर काम करवा लेंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट निल। और अगर कुछ पैसे दे रहे थे रिटेन करने के लिए, होता है ना कि जी 30% आपका नॉर्मल, अगर आप फारिग बैठेंगे तो आपको 30% हम देंगे, 100 रुपये नहीं 30 रुपये मिलेंगे आपको फारिग घंटों के। अब वो फारिग घंटे उनके पास थे लेकिन ऑलरेडी उसको कितने पे कर रहे थे, तो वो 30 जो है वो कमिटेड है, तो बाकी 70 क्या हो जाएगा, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज रिमेनिंग वेजेस रेट पर आवर, रिड्यूस्ड वेजेस कमिटेड है फॉर आइडल टाइम, तो क्या करोगे, रिमेनिंग वेज रेट जो रह जाता है वो रेलेवेंट है। और अगर फुल वेज रेट हमने कमिट किया हुआ था, उनके पास स्पेयर टाइम था लेकिन हमने उस स्पेयर टाइम उनको वैसे ही कहीं और लगाया हुआ था, वो कोई और काम भी कर सकते हैं, तो जब वहाँ से हटाएंगे
तो वहाँ के लिए जो नई लेबर चाहिए वो रेलेवेंट कॉस्ट है। मेरे ख्याल में बस इतनी रिवीजन, और कितनी रिवीजन चाहते हैं आप करें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा आपके साथ, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है जी। पास पेपर 12 का ये क्वेश्चन नंबर 8, पास पेपर ऑटम 12 का क्वेश्चन नंबर 8। जी, रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल मोटर। मेरे ख्याल में एक ही थी, किसने ये वाला सवाल किया हुआ अटेम्प्ट? 20% भी नहीं है जी। टीची लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड मोटर्स। द कंपनी हैज बीन आस्क्ड टू प्रोवाइड आ कोटेशन फॉर आ मोटर। एक ही मोटर है, ठीक है जी। तो इसके बारे में क्या कहता है? कंप्यूट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल मोटर, गिव ब्रीफ रीजंस फॉर। अच्छा जी, अब उसने रेलेवेंट कॉस्ट मांग ली है। इसी बात को वो यूं भी कह सकता था, बाय द वे यही क्या होती है? मिनिमम बिड प्राइस, और इसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो फिर बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या सेल प्राइस, ठीक है। और अगर सेल में से ये रेलेवेंट कॉस्ट माइनस करो तो वो नेट में इनकम या लॉस आ सकता है, वो डिसीजन करवा सकता है। तो यहाँ पर उसने बोल दिया रेलेवेंट कॉस्ट कंप्यूट करो। यहाँ पर वो ये भी लिख देता ना कि कंप्यूट द बिड मिनिमम बिड प्राइस, तो भी यही सोल्यूशन होना था जो अब करने लगे हैं, ठीक है। कल वाले सवाल में क्या किया था? जो कल सवाल करवाया था, रेवेन्यू लिया था, रेलेवेंट इन कॉस्ट लेस की थी, और नेट में हमारा इनकम आई थी, नेट में पॉजिटिव रिजल्ट आया था। तो हमने कहा था कंपनी शुड एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं जी। रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ आ मोटर। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं, अच्छा वो होमवर्क था, तो होमवर्क तो ये भी था जी। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आ मोटर, ये उन्होंने लिखा हुआ था। ये चलो कोई मोर और लेस ऐसा ही लिखा होगा। अच्छा, अब वन बाय वन चलते जाएंगे। मैं उसी तरतीब पे सवाल को रखूंगा जिस तरतीब पे बाकी 24 सवालों के सोल्यूशन बनाए हुए हैं, ताकि आपको पता लगे बड़ा सवाल भी वैसे ही होना है, वो छोटे सवाल बहुत से ज़्यादा अहम है। मैंने तो ये कह के भेजा था कि वो 24 सवाल और ये 2 सवाल एक सिटिंग में बैठ के करना, पता नहीं क्या क्या हो। मैं ताजमहल मैंने सपने मैंने सजाए हुए थे, बच्चे ये करके आएंगे, और आज ऐसे 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 बच्चों का ये लेवल बना होगा। बच्चे कहेंगे रेलेवेंट कॉस्ट लाएँ, सवाल हमारे सामने रखें, हम खा पी जाएंगे। पास पेपर हो, ACCA का पेपर हो, ICW का हो, CA का, ICAP का हो, जिसका मर्जी हो, ICMA का हो, हम खा पी जाएंगे। एक बार लाएँ तो सही सामने, इधर हालात ही कोई नहीं। तो आज का दिन ये दे रहा हूँ, आपने एक सिटिंग के अंदर उन 24 सवालों को करना है, ठीक है। ये अगर कर लिया है, 25वां कर लिया है, ओके। 26वां मैं करवा रहा हूँ, बस ओके, ठीक है। 27वां डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो 24 सवाल हैं एक सिटिंग में बैठ के लाजमी करने हैं, और नए वाले दोनों होमवर्क करने हैं जो आज दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय TL's टेक्निकल मैनेजर इन अ 1 hour मीटिंग विद द पोटेंशियल कस्टमर। द मैनेजर इज पेड एन एनुअल सैलरी इक्वल टू 2500 पर 8 hours। वो मुझे याद आ गया, इस भाई ने कैलकुलेट करके दिए थे, कोट वाले भाई ने, ऐनक वाले भाई ने, कि मैंने कहा था पर आवर कैसे निकलेगा, तो भाई ने कहा था 2500 डिवाइडेड बाय 8 hours करेंगे तो 312.5 पर आर उसको पे करते हैं। ये मेरे भाई ने कैलकुलेट करके, मुझे ये भी याद है। हाँ जी, कहता है कि हमें एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर नहीं मिला बल्कि कहा गया कोटेशन दीजिए। हमें कहा गया आप कोट कीजिए, आप हमें कितने की एक मोटर बना के देंगे। और ये इन्फॉर्मेशन फिर हमने भेजा अपने टेक्निकल मैनेजर को, और वो ये 1 घंटे की मीटिंग करके ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया है। और हम अपने इस मैनेजर को 312.5 रुपये पर आवर पेमेंट करते हैं। मुझे बताओ मैनेजर की सैलरी का क्या करें? क्यों इररेलेवेंट है? कमिटेड कॉस्ट है इसकी, ये कमिटेड कॉस्ट है, पास्ट नहीं है। आप कहोगे जी 1 घंटा तो अभी काम करके आई, तो पैसे देने हैं अभी। तो चारों चीज़ें टिक करवानी होती हैं, फ्यूचर भी हो, कैश भी हो, और ड्यू टू डिसीजन भी हो। शायद ये ड्यू टू डिसीजन भी आप ज़बरदस्ती बना लें कि जी डिसीजन के लिए गया है ये ऑर्डर,
ना होता तो थोड़ा ही जाना था उधर। शायद आप ये भी कह लें कि जी अभी पैसे देने हैं उसको दिए नहीं है, लेकिन कमिटेड इररेलेवेंट होती है। क्या जी? कमिटेड कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने लिखा मैनेजर्स सैलरी, मैनेजर्स नहीं, मैनेजर्स सैलरी। ये देखो जी फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है। नोट नंबर 1, सैलरी ऑफ मैनेजर, ऐसे लिखना है, अब जल्दी जल्दी लिखें। इज कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। अब सही है, मैंने अपनी मर्जी का लफ्ज भी लिख दिया और आपकी चाहत का भी लिख दिया। ठीक है, कोई मार्कर ना चाचदा रखना, वेले बैठे होंगे हो। सैलरी मैनेजर इज कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट, सो इट इज इररेलेवेंट। बस ये काफ़ी है, उसको बताया आपने कि इररेलेवेंट है, मुझे पता है, मैंने ये छोड़ा है। और साथ ही यहाँ पे नोट नंबर 1, यहाँ पे चलो नोट 1 N1, ठीक है जी। ऐसे ही आप नोट्स लिखते चले जाएंगे। रिक्वायरमेंट पे गौर करें, वो कहता है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोटर बताओ, कंप्यूट करो और गिव ब्रीफ रीजंस फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उसने किया हुआ है, इसलिए मैंने कल बैठ के रात को काफ़ी लेट भेजा था आपको वो हैंड आउट। वो इसी से भेजा था कि सवाल जब मैं मतलब देख रहा था तो कुछ चलो ज़बानी मैंने बोला हुआ था और मैं ज़बानी बोल कर सोल्यूशंस करवा भी रहा था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि सारे सवाल ही तरतीब ऐसी बन जाए। हाँ, अगर वो इंक्लूजन वालों के रीज़न मांगेगा तो वो फिर बताया करेंगे, अगर नहीं मांगेगा तो एक्सक्लूजन वाले सिर्फ बताया करेंगे, इंक्लूजन वाले नहीं बताएंगे। लेकिन आदत ऐसी डाल लेते हैं कि दोनों ही हमारे तैयार हों और टाइम नहीं लगता। यहाँ पे एक भाई बैठे हुए थे, वो किधर गए, जिनको मैंने अभी कहा भी था ज़रा देख के आना क्लास। नहीं ये नहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे वो लड़का जिसने कहा था हम यही लिखते रहे। बाहर गया हुआ है ना, बैठा हुआ है ना, क्लास में तो आया हुआ है, तो वो टाइम नहीं लगता भाई। अब ये 10 नंबर का सवाल है तो इसके 18 मिनट है। अब ये तो मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक चीज़, तो टाइम लग रहा है करते हुए। तो आपने मैनेजर सैलरी को डैश लगाना था और ये लिख लेना था, कितने मिनट? 1 मिनट लगना था टोटल। आगे बढ़े, नंबर 1। अच्छा, ये अब वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके लाया, कहता है मोटर वुड रिक्वायर 120 फुट ऑफ wire C which is regularly used by TL in production. TL has 300 feet of wire in inventory. क्या करें इसको? इग्नोर करें। एट अ कॉस्ट ऑफ 65, ये क्या है? संक कॉस्ट। ये हमेशा क्या होती है? परचेज, जो इन्वेंट्री की परचेज प्राइस होती है हमेशा संक कॉस्ट होती है भाई, पुरानी बात है, खरीद चुके पास्ट के अंदर, वो पैसे खर्च कर चुके। द रीसेल वैल्यू इज, इसको भी क्या करें? रीसेल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, इसको भी क्या करें? क्योंकि रेगुलरली यूज़ हो रहा है। हाँ, हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो कि 68। तो ये अब बातें उसको बतानी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आकर लिखा, क्या नाम है मटेरियल का? वायर सी। वायर सी देखो ज़रा बच्चों, कितने फुट चाहिए? 120 फुट इंटू 120 फीट इंटू ₹68 पर जी। टोटल कितना बनता है? 81। अच्छा, अब ये बताना है कि आपने 65 नहीं लिया, 63 नहीं लिया, 68 लिया, क्यों? ये उसको बताना है। तो ये बताएंगे कैसे? ऐसे लिखें जल्दी से। वायर सी इज इन रेगुलर यूज, वायर सी इज इन रेगुलर यूज of company of TL, therefore required amount, required quantity
will be purchased from market and the relevant cost will be current परचेज प्राइस या करंट परचेज कॉस्ट। अब ये जब भी कभी रेगुलर वाला आना यही जुमला लिखना है। अब मैंने 24 सवालों में बैठ के यही काम किया कि जब कभी मटेरियल के लिए ये रूल लगा मैंने उसके लिए यही नोट लिखा। बार बार आप उसको एक 24 सवालों में ऐसे करेंगे, वो 24 सवाल ऐसे ना, हर एक सवाल अलग है, तो हर बार आप लिखेंगे, हर बार लिखेंगे, थक रहे होंगे लेकिन लिख लेंगे, पर्चा तैयार हो जाएगा। अब पर्चे के अंदर फिर जब कहेगा वो इंक्लूड करने वालों के बारे में बताओ और एक्सक्लूड करने वालों के बारे में बताओ तो फिर तो लिखने की वैसी आदत होगी, वरना सिर्फ एक्सक्लूजन वाले बता दो तो भी चलेगा। वैसे जब आपको आदत पड़ जाएगी आप इंक्लूड करते वर्किंग करते हुए एक आधा जुमला लिख दिया करोगे वहाँ पे, जो मैंने इस तरह से लिखा, एक आधा जुमला लिख लिया करोगे आप। चलें आगे। पॉइंट 1 इज ओवर। पॉइंट 2, जी 50 kgs ऑफ another material that is wire D and 30 other small components। दो बातें इसने एक ही जगह बताई थी। 50 किलो चाहिए वायर डी के और 30 अदर स्मॉल कंपोनेंट्स भी चाहिए। वुड बी रिक्वायर्ड बाय TL फॉर द मोटर। अच्छा, मोटर एक ही बनानी है, उसी के बारे में सारा डेटा दिया। पहले मैंने पढ़ाया ऊपर जाके एक मोटर बनानी है, ठीक है। जो कल सवाल किया था उसके अंदर 400 यूनिट्स बनाने थे, तो एंड पे हम 400 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। या जो सवाल अगला मैंने होमवर्क दिया हुआ था ये भी, इसमें 500 यूनिट्स हैं। और मुश्किल वाला खुद नहीं, ये अच्छा सवाल था, मुश्किल सवाल था, ऐसी बात नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ, बस वो आप डिस्कस कर दिया था ना, इसलिए आप लोगों को मसला नहीं हुआ शायद इसमें। खैर जिन्होंने किया उनकी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या पता क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, क्या करवाया क्या नहीं करवाया। लेक्चर ही नहीं लेके आए, मतलब यूट्यूब पे लेक्चर चढ़ाए थे, लेक्चर तो कम से कम ले आते। अच्छा, लेक्चर किस किस ने नहीं लिया था, जरा दोबारा, मेरा दुख गम ताज़ा हो गया, जरा दोबारा हाथ खड़ा। क्यों नहीं लिया था? मोबाइल नहीं है। अच्छा, और वजह तो पूछ लो, थोड़ा दिल को तसल्ली दो। और इधर से किसने लेक्चर नहीं लिया हुआ कल परसों वाला? क्यों नहीं लिया? पैकेज नहीं था। इधर आ जाते, मेरे पास आ जाते, मैं हॉटस्पॉट दे देता, पैकेज नहीं लगा के देता। अगला सारा महीना ज़ाया कर दो उस पैकेज के पीछे, मुफ्त वाले के पीछे। हाँ जी, और इधर से बेटा क्यों नहीं लिया थे लेक्चर आपने? तो रास्ते में आते जाते हुए सुना जा सकता था। ये हंसने की बात नहीं होती, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यकीन माने इतना पढ़ाकू नहीं था, लेकिन जब CA में आया तो जब मैं आउट स्टेशन से था, जब घर जाता, गाँव जाता, वापस आता तो रास्ते के अंदर कोई ना कोई टेस्ट तैयार कर लेता था। कभी C लॉ का टेस्ट तैयार कर लिया, कभी IT का कर लिया। ऐसे पेपर्स हो जाते थे ना जिनमें लिखना नहीं पड़ता था, तो आप लेक्चर तो ले सकते थे। लेक्चर यूट्यूब के ऊपर था, डाउनलोड करके रख लेते, चलो जी वापसी सफ़र जाना है, वेले क्या करेंगे हर वक्त। वैसे भी तो टूटियाँ बच्चों के लगी होती हैं सफ़र के अंदर, मैं अक्सर देखता हूँ ऐसे हैंड फ्री लगे होते हैं और मोबाइल में लगे होते हैं। वही मोबाइल के अंदर मुझे देख लेते, बर्दाश्त कर लेते, लेकिन डाउनलोड करके रख लेते। लेक्चर तो रास्ते में भी सुना जा सकता था। कितने घंटे का रास्ता था बेटा? लो 3 लेक्चर हो जाने थे, तो 2 थे। हाँ जी, तो आप लोग पैकेज वाले मेरे पास आ जाते, मसला था तो। इसका मतलब आप रहते तो यहीं पे हो ना, घर तो नहीं ना गए हुए थे, हैं? आना चाहिए था ना यार। देखो, बहुत हिम्मत करो, मैं हिम्मत करो, मैर हिम्मत करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या ऑल इज वेल भाई कह रहे हैं? यहाँ पे कुछ वेल नहीं है, यहाँ पे बल्कि वेल है जिसमें आप गिर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये वेल में ना गिरो, फेल होने वाले वेल में जी। अच्छा, वापस आए, मैंने कहा जरा सोने लग गए थे। वायर डी और 30 कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है जी। वायर डी वुड बी परचेज फ्रॉम अ सप्लायर एट 10 पर kg, 10 रुपये पर kg ये वायर हमें मिलती है। द सप्लायर सेल्स अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 60 kg पर ऑर्डर। अब हमें चाहिए कितनी? मैंने उस दिन, ये कल भी परसों भी इसी पे लड़ाई हो रही थी बच्चों के साथ, जो 2-4 आए हुए थे। चाहिए कितनी? 50। लेकिन ये अक्सर ऐसा होता है प्रैक्टिकली, आप लोगों में से कईयों के साथ, मेरे साथ तो ये हुआ हुआ है अक्सर। कोई काम जब करोगे ना, कोई चीज़ को गारशर बनाओ या कोई चीज़ बनाओ, तो कभी कभार ऐसी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं जाके आपको, जिसके अंदर वो कहते हैं आप इलेक्ट्रीशियन का काम करवा लो घर, मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रिकल की दुकान पे गए, आपने कहा यार मुझे ना फलां साइज़ की तार चाहिए। वो कहेंगे भाईजान पूरी कॉइल है,
हम पीस नहीं देंगे, हमारा बाकी तो कॉयल ज़ाया हो जाता है, तो पूरा कॉयल ही आपको दें। यार मुझे सिर्फ 50 मीटर चाहिए भाईजान, ये 100 मीटर वाला ही लेके जाना पड़ेगा आपको, हमें मजबूरन लेके आना पड़ेगा। हम लेके आएंगे, वो सारी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट है हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद फिर वो किसी काम का भी नहीं है। वो ये कह रहा है, वो कहता है ना चलो बाद में हम रख लेंगे और स्क्रैप के तौर पे बेचेंगे, तो हम कहते हैं ठीक है जी 10 रुपये पर केजी खरीदा, 10 रुपये इंटू 60 कितना बनता है, 6,000 रुपये का खरीदा, और फिर जो बाकी है वो कबाड़िए को दे देंगे, लेट से 500-600 हज़ार 1500 बच जाएगा, तो नेट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कह रहा है गला ज़रा ख़राब है और फिर और ख़राब हो जाना। वो कह रहा है वाईडी जो कि परचेज़ करते हैं सप्लायर से 10 रुपये पर केजी की, वो सप्लायर सेल करता है मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम कितनी, 60 पर केजी, हाउएवर 60 kg पर ऑर्डर, हाउएवर द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाईडी विल बी ऑफ नो यूज टू टीएल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या करें आप, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, फिर करेंगे भाई, 10 किलो ज़ाया होती है तो हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। हमने पूरे 60 किलो खरीद लेने हैं, तो वायर डी के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, उन्होंने पे आ दी, मैंने दे दिया, मैं ही पी लेना जी, सॉरी बेटा जी। भाई बोलो बोलो बोलो, वायर डी की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, और उसके बाद 60 kgs इंटू 10 डन। उसके बाद अदर स्मॉल कंपोनेंट्स विल बी परचेज फ्रॉम द मार्केट एट 80 पर कंपोनेंट। तो भाई 60 kg ऑफ वायर डी और 30 स्मॉल कंपोनेंट्स ये हम परचेज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वायर डी, हाँ जी 60 kgs इंटू ₹10 पर केजी, कितना आता है 6,000। सचमुच ओके, पहले आपने क्यों 6,000 बोला था। उसके बाद कंपोनेंट क्या नाम है कंपोनेंट का, अब अदर मैंने नहीं लिखा, चलो जान दो फिर। उन अदर कंपोनेंट कितने कंपोनेंट्स चाहिए, 30 कंपोनेंट्स, और हर कंपोनेंट ₹80 पर कंपोनेंट। अगली बात तो मैं इंटू कुछ नहीं कर रहा, अगर ये मिसाल के तौर पे 5 मोटरें होती, 10 मोटरें होती, 100 मोटरें होती, तो एंड पे क्या करना पड़ता, इंटू, लेट से 100 मोटरें होती, इंटू 100 इंटू, वो नहीं कर रहे, ठीक है ना। अच्छा अगली बात ये मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, पर्चे में आपने क्या करना है, 3 इंटू 80, 60 इंटू 10। पर्चे में ये अंग्रेजी नहीं लिखनी 60 कंपोनेंट्स इंटू इतने पर कंपोनेंट, बस ठीक है, पता है उसको भी, नज़र आ रहा है उसको भी पर्चे में, ये आपके लिए लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्लास के अंदर, ओके ठीक है ना। तो 30 इंटू 80 कर दोगे, इनफ जी 20। अब कोई ये सवाल ना करे यहीं से उठकर सर इससे वो नंबर देगा, नहीं, मैं फेल होने के तरीके सिखा रहा हूँ, हाउ टू फेल इन पेपर, हद हो गई जी। नोट नंबर दोनों को एक में लिख देते हैं, इसने ही तो पॉइंट 1 बनाया था, हम भी एक में लिख लेते हैं, क्या मसला है जी। नोट नंबर 3 मटीरियल, बल्कि यूँ लिख देते हैं 60 kgs ऑफ, ताकि वो उसको पता लग जाए, 60 kgs ऑफ मटीरियल डी एंड 30 अदर components will be purchased from market, so relevant, सो ना जाना, वो वाला सो नहीं कह रहा, सो relevant cost will be, बोलो क्या होगी, करंट परचेज प्राइस या मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट प्राइस, एक ही बात है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी, करंट परचेज कॉस्ट जी बेटे। पुत्र एक थे पिछे जिथे नोट 2 लिखा सी ना उत्थे रोक लिया करो। अच्छा हाँ बोलो बोलो, रिवाइंड होना पड़ जाता है मुझे जी। किस में, रेगुलर यूज वाला स्टॉक है, तो क्या कबाड़िए को बेचेंगे, नहीं, ये देखो वायर सी इज इन रेगुलर यूज, ये लिखना काफ़ी है, और साथ ये लिख दिया देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वांटिटी विल बी परचेज फ्रॉम मार्केट। जो पड़ा है उसको स्क्रैप के तौर पे नहीं बेचा जाता, रेगुलरली यूज होता है, तो वो तो बात ही साइड पे होगी, ये बात लिखने से, और फिर मार्केट से सारा खरीदेंगे, यहाँ से पता लग गया कि
इसको मार्केट प्राइस करंट प्राइस पे खरीदना है, ठीक है। अच्छा जी, और ठीक है पुत्र, और समझ आई दे, और चल पई अगे। नेक्स्ट, ओ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वुड रिक्वायर, पार्ट 2 शुरू करना है आपने, हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करना है, आप पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, करें।